अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टार्ट किए थे और अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स, उनकी लोकलाइजेशन और उनके अल्फ़ा वन एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे बीटा रिसेप्टर्स को। बीटा रिसेप्टर्स जो हैं दो टाइप्स की होती हैं, बीटा वन और बीटा टू। सबसे पहले हम बीटा वन रिसेप्टर की जो लोकलाइजेशन है उसको देखते हैं। बीटा वन रिसेप्टर हमारी बॉडी में टू साइड्स पर प्रेजेंट होता है, एक हार्ट में और सेकंड वन किडनी में। अब हार्ट में वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट में जब बीटा वन एक तो एस ए नोड पे प्रेजेंट होता है, और जब एस ए नोड पे बीटा वन स्टिमुलेट होगा हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। ए वी नोड पे प्रेजेंट होता है, और जब ए वी नोड पे बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो रेट ऑफ कंडक्शन इंक्रीज़ होगा। एट्रियल और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है, और जब यहाँ पर बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी, रेट ऑफ कंडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हुई तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपी मिली। और इन सब का नेट आउटकम हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। बीटा वन एगनिस्ट ड्रग्स, अब क्योंकि इन्होंने क्या कराया था, बीटा वन रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो बीटा वन एगनिस्ट जो है इसकी इंडिकेशन हमारे पास हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। और बीटा वन एंटेगनिस्ट जो बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी वो क्या करेगी, वो हाइपोटेंशन कराएगी, इसी वजह से उसकी इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। ठीक है जी। सेकंड जो हमारे पास साइट है बीटा वन रिसेप्टर की, वो किडनी है। किडनी में बीटा वन रिसेप्टर जो है वो जब एक्टिवेट करते हैं उसे, तो वो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स पर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर एक्टिवेट होने से ये रेनिन रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। एज अ रिज़ल्ट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है जी। बीटा वन एगनिस्ट के हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। बीटा वन एगनिस्ट ने हमारे पास पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी, पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉपी और पॉजिटिव आइनोट्रॉपी करवाई थी। एज अ रिज़ल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराया था, किडनी में रेनिन का रिलीज़ इंक्रीज़ कराया था, और एंजियोटेंसिन 2 का लेवल इंक्रीज़ हुआ था। अब बीटा वन एगनिस्ट की इंडिकेशन हमारे पास क्या होगी? हाइपोटेंशन ड्यू टू CCF में। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं बीटा वन एगनिस्ट के? बीटा वन एगनिस्ट के साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि इन्होंने रेट ऑफ कंडक्शन और हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ कर देना होता है, इस वजह से टैकिरिदमियाज आ जाते हैं, और क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करा देना होता है, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स में एक साइड इफ़ेक्ट हाइपरटेंशन आ जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सिर्फ इसकी एक ही इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और वो है हाइपरटेंशन, क्योंकि इसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है, तो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम बीटा वन एगनिस्ट को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आ जाता है बीटा वन एंटेगनिस्ट। बीटा वन एंटेगनिस्ट अब हमारे पास कार्डियो सेलेक्टिव भी होते हैं और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव भी होते हैं। उसके अलावा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर भी होते हैं, जिसमें कार्वेडिल और लोबिटेलॉल आ जाती है। अब बीटा वन एंटेगनिस्ट ने हार्ट में क्या करना होता है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी, नेगेटिव आइनोट्रॉपी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करना होता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करना होता है। ठीक है जी। अब इंडिकेशन क्या है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास एज अ क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एंजाइना में जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो उसको उसमें जो हार्ट की मायोकार्डियम है उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए ये यूज़ होते हैं एज एन एंटी एंजाइनल्स। उसके अलावा ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बीटा ब्लॉकर्स के क्या होंगे? ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट ब्लॉक्स होंगे, हाइपोटेंशन होगा, ब्रोंकोस्पाज। अब क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, और जब बीटा टू रिसेप्टर्स को हम लंग्स में एंटागनाइज करते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रोंकोस्पाज मिलेगा। उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, डिप्रेशन और इम्पोटेंस आ जाते हैं। सेकंड, अब नेक्स्ट देखते हैं बीटा टू रिसेप्टर्स। अब बीटा टू रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में 10 to 12 साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। और जहाँ पर भी हम जब हम बीटा टू रिसेप्टर की इन 10 to 12 साइट्स पर एक्टिवेशन करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमें रिलैक्सेशन मिलती है उन स्मूथ मसल्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं GIT।
अब जीआईटी में जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जब वहाँ पर बीटा 2 की हम स्टिमुलेशन करेंगे तो एज रिज़ल्ट रिलैक्सेशन मिलती है उन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, और हमारे पास इनहिबिशन ऑफ डेफिकेशन रिफ्लेक्स मिलती है। बीटा 2 रिसेप्टर्स ग्लैंड्स पे प्रेजेंट नहीं होती, ना जीआईटी के ग्लैंड्स में और ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर्स को जब हम ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में एक्टिवेट कराते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास रिलैक्सेशन मिलती है उन ब्रोंकियल स्मूथ मसल की, और डायलेटेशन मिलती है। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास वॉल ऑफ ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में होता है। वॉल ऑफ ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको डेट्रूजर मसल्स कहते हैं। ठीक है जी। और जब हम वॉल ऑफ ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन करते हैं तो एज रिज़ल्ट हमें रिलैक्सेशन मिलती है उन स्मूथ मसल्स की, और इनहिबिशन ऑफ मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स मिलते हैं। यूट्राइन स्मूथ मसल्स में जब हम बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमें यूट्राइन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन मिलती हैं। इसी वजह से इनको एज हम टोकोलिटिक एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। स्मूथ मसल नेक्स्ट आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स की वेस्कुलेचर के स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जब हम स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में हम बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें वेजोडाइलेशन मिलती है, आर्टीरियोलो डायलेशन होती है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और वीनो डायलेटेशन होगी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्नरी वेसल्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्नरी वेसल्स की स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब हम वहाँ पर एक्टिवेट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स को तो डायलिटेशन ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज मिलती हैं। नेक्स्ट सेरिब्रल वेस्कुलेचर में बीटा के स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जब वहाँ पर हम स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पर हमें सेरिब्रल वेजोडाइलेशन होती है। अब कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज़ होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, और एपिनेफ्रिन का एक काम उसने जाके बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करना होता है, और जब बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्रेन में स्टिमुलेट करेगा, ब्रेन के वेस्कुलेचर में स्टिमुलेट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो ब्रेन में वेसल्स वो डायलेट हो जाती हैं, और जब ब्लड सप्लाई और ब्रेन में जब ब्रेन एक क्लोज्ड कैविटी में बंद होता है और जब वो वेसल्स डायलेट होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी, तो एज अ रिज़ल्ट इंट्रा जो मेनिंजेस होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, और जब मेनिंजेस कंप्रेस होती हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें हेडेक मिलती है। हाइपोग्लाइसीमिया भी क्योंकि स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसी तरह उसमें भी एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगी, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज़ होगा, और इंक्रीज ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, और कंप्रेशन होती है मेनिंजेस की, तो हेडेक मिलती है हमें। नेक्स्ट 8वीं साइट हमारे पास हेपेटोसाइट्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर्स हेपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराते हैं। पैंक्रियाज में बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अल्फ़ा सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब अल्फ़ा सेल्स पे बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर्स जब अल्फ़ा सेल्स पे स्टिमुलेट होते हैं तो इंक्रीज़ रिलीज़ ऑफ ग्लूकागॉन होती है। जब ग्लूकागॉन की रिलीज़ इंक्रीज़ होती है तो ग्लूकागॉन जो है जाके इनहिबिट कर देता है इंसुलिन को, इंसुलिन के रिलीज़ को ग्लूकागॉन इनहिबिट कर देता है, तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। एडिपोसाइट्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो लिपोलिसिस मिलती है। 11th जो साइट है वो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर होता है, जनरल सेंसरी रिसेप्टर फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, और जब हम गोल्जी टेंडन ऑर्गन में बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स मिलती है जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। 12th फंक्शन जो बीटा 2 रिसेप्टर का होता है कि इसने पोटेशियम को ब्लड से उठा के सेल्स में शिफ्ट कराना होता है, ट्रांस सेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम करवाना होता है। ठीक है जी। ये तो थी
12 साइट्स जहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बीटा 2 एगनिस्ट का क्या काम होगा। अब बीटा 2 एगनिस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक कैटाकोलामीन्स होते हैं, एक नॉन कैटाकोलामीन्स होते हैं। कैटाकोलामीन्स में हमारे पास एपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटेनॉल बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, और नॉन कैटाकोलामीन्स में बीटा 2 एगनिस्ट जो होते हैं साल्ब्यूटामॉल, साल्मेट्रॉल, मीटोप्रोटेनॉल, एल्ब्यूट्रॉल और राइटोड्राइन आ जाते हैं। ठीक है जी। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं बीटा 2 एगनिस्ट के। एक तो बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे लंग में प्रेजेंट था, तो लंग्स में जब बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या मिलेगा, ब्रोंकोडाइलेशन मिलेगी। ठीक है। सेकंड, ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, तो यूट्रस की में क्या स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन मिलती है एगनिस्ट से, बीटा 2 एगनिस्ट से। ठीक है। उसके अलावा ये स्केलेटल मसल हार्ट और ब्रेन के वेस्कुलेचर के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट था। तो जब हम बीटा 2 रिसेप्टर को हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल्स की वेस्कुलेचर के स्मूथ मसल्स में स्टिमुलेट कराते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें वेज़ोडाइलेशन मिलती है और इम्प्रूव होती है ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, हार्ट और ब्रेन। नेक्स्ट, इसने क्या कराया था, हेपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराया था। ठीक है। उसके अलावा हमें ये क्या इसने अल्फ़ा रिसेप्टर्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो ग्लूकागॉन रिलीज़ को इंक्रीज़ कराता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास लिपोलिसिस कराता है एडिपोसाइट्स में, और ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम कराता है, पोटेशियम को ब्लड से उठा के सेल्स में शिफ्ट करा देता है। अब बीटा 1 इन्हीं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को देख के हम बीटा 1 की इंडिकेशन देख लेते हैं। अब क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन कराता है, तो इसको हम एज अ ब्रोंको डायलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स की को रिलैक्स कराता है, तो एज अ टोकोलिटिक एजेंट यूट्रस की टोन को जो डिक्रीज़ करते हैं, वो एजेंट्स को हम टोकोलिटिक एजेंट कहते हैं। तो एज अ टोकोलिटिक एजेंट भी यूज़ होता है। और क्योंकि ये पोटेशियम को ब्लड से उठा के सेल्स के अंदर लेके जाता है, इसी वजह से इसको हाइपरकैलीमिया में यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ब्रेन में जब ब्रेन के वेस्कुलेचर जब डायलेट होगा तो एज अ रिज़ल्ट हमें हेडेक मिलती है, हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है, क्यों, इंक्रीज़ ग्लूकागॉन रिलीज़ की वजह से, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन की वजह से ट्रेमर्स मिलते हैं, हाइपोकैलीमिया मिलता है क्योंकि ट्रांससेलुलर शिफ्ट करा देता है पोटेशियम का। उसके अलावा टैकीरिदमियास, पैल्पिटेशन और एंजाइना मिलता है। ठीक है। अब ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं बीटा 1 एगनिस्ट की। स्वेयर हेडेक में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि इसने क्या कराना होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करा देनी होती है, इसी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और एंजाइना में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं बीटा एंटेगनिस्ट के, जो नॉन कार्डियो सिलेक्टिव है हमारे पास। उसमें क्या हुआ है, इन्होंने लंग्स में जाके उनको ब्लॉक करना है, एंटेगनाइज करना होता है, तो ब्रोंकोस्पाज्म करेगा। अब हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीज़ होती है, ग्लूकागॉन का रिलीज़ डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में मिल सकता है। नेक्स्ट, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स इनहिबिट हो सकते हैं, ट्रेमर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी उसके बाद हमें जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम है वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। उसके अलावा हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, रेट ऑफ कंडक्शन डिक्रीज़ होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। और प्रोपेनोलॉल जो है ये क्या करता है, डायलिटेशन कराता है पोर्टल सर्कुलेशन की, इसी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में हम प्रोपेनोलॉल दे सकते हैं। उसके अलावा इसने क्या कराना होता है, ये एंग्जियोलाइसिस करा देता है और इनहिबिट कर देता है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3, इसी वजह से ये हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होता है। इंडिकेशंस देख लेते हैं। एक तो ट्रेमर्स में यूज़ होता है क्योंकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन को ये इनहिबिट कर देता है। सेकंड वन, टाइप 2 एंटी रिदमिक ड्रग के तौर पर यूज़ होता है प्रोपेनोलॉल। ठीक है। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज़ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं, एंग्जियोलिटिक में देते हैं, और ये हाइपरटेंशन के पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में देते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन में देते हैं।
ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसके और बीटा 1 एंटेगनिस्ट के जो हमने पीछे देखे थे सेम है। ठीक है जी, दैट्स इट, थैंक यू जी।